नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। इस समय जो कोलकाता का आरजी कार हॉस्पिटल है, वो उस समय सुर्खियों में बना हुआ है कि किस दरिंदगी से एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी को का बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी हत्या की गई और उसके बाद जिस तरीके का प्रोटेस्ट इस पूरे मामले पर शुरू हुआ है, जितने भी देश के डॉक्टर्स हैं वो इस समय बिल्कुल आंदोलित हैं। लेकिन कल रात जो आरजी कार हॉस्पिटल में हुआ, वहां पर एक भीड़ आई और भीड़ ने जिस तरीके से वार्ड्स में तोड़फोड़ शुरू की, इमरजेंसी में तोड़फोड़ शुरू की, तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये लोग कौन थे जो कि अस्पताल के अंदर जिन्होंने तोड़फोड़ की। अब दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप किया जा रहा है। जैसे कि बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि ये तो ममता बनर्जी के भेजे हुए गुंडे थे। इस तरीके का आरोप और प्रत्यारोप का जो एक सिलसिला है वो शुरू हो गया है। तो आज समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो पूरा मामला है इसको सीबीआई को सौंप दिया गया है। यहाँ तक कि जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनका रीअपॉइंटमेंट कर दिया गया था किसी दूसरे मेडिकल प्रीमियर इंस्टीट्यूट में, जिसको लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने ऐतराज भी जताया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो आज इस पूरे मामले को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पश्चिम बंगाल से दो वेटरन जर्नलिस्ट हैं, मोनिदीपा बैनर्जी और गौतम लाहिरी समय हमारे साथ जुड़ी हुई है और अजीत अंजुम जी भी हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा गौतम लाहिरी जी से शुरू करती हूँ कि गौतम जी, कल रात को क्या हुआ और इस मामले में किस तरीके के हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट्स? जी सर। देखिए, जो भी हुआ, पहले तो बात ये कहूँगा, बहुत ही शर्मनाक एक कांड हुआ है। हम लोग निर्भया कांड दिल्ली में देखे थे। इसके बाद पहली बार कलकत्ता, जो एक भद्र बंगाली का स्टेट है, राज्य है, वहाँ पे इस तरह का घटना हो रहा है। बहुत ही शर्मनाक है, तो इस चीज झुक जाते हैं। और खास तौर पे एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी एक महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके थोड़ा विलम्ब हो रहा है, इसके लिए नाराजगी छात्र में थे। और कल रात में मैंने खुद देखा, मैं जगा हुआ था, मैंने पूरा देख रहा था लाइव टेलीकास्ट, सारे बंगाल का चैनल था। तो एक स्पॉन्टेनियस लोग, 5 साल का लड़की से 80 साल का दादी, वो भी उसमें शामिल है। इसको अगर कोई पॉलिटिकल, देखिए पॉलिटिकल पार्टी जो है, विरोधी दल है, वो तो उसको यूज तो करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। लेकिन काल का जो मूवमेंट देखा मैंने, ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। और किसी तरह कोई एक एक प्रेसिडेंसी कॉलेज का एक प्राक्तन छात्र एक ट्वीट में हैंडल किया था, चलो आज हम मिलते हैं। उसके बाद सारे अचानक ये फैल गया, एक वायरल हो गया वो ट्वीट। और सारे महिला जो जो कभी पॉलिटिक्स में, मेरे को भी फोन आया, जो कभी राजनीति के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, उन्होंने कहा कि आज हम जा रहे हैं, आज हम उसमें शामिल हो रहा है। तो इस तरह का जो माहौल बना, ये माहौल एक दर्शाता है कि निश्चित तौर पे ममता बनर्जी के लिए बहुत ही मुश्किल साबित होगा अगर सही ढंग से उसको अगर टैकल नहीं कर पाते। उस टैकलिंग में मेरे ख्याल में लापरवाही हुआ है। सुनिए गौतम दा, दो पहलू है। एक जो आपने कहा टैकलिंग में लापरवाही, वो पार्ट उस पर भी आगे बात करें। लेकिन एक जो हमारे भीतर भी क्यूरियोसिटी है, इतने वीडियो आधी रात से लेकर अभी तक वायरल हो रहे हैं, वो हजारों लोगों की भीड़ का जुटना, उसमें प्रोटेस्टर्स ही नहीं थे, ऐसे उपद्रवी तत्व भी थे जिन्होंने तोड़फोड़ की। जो प्रोटेस्टर्स डॉक्टर्स हैं, उनके साथ मारपीट या बदसलूकी की, उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा, ऐसे बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं। ये भीड़ कौन सी थी जिसको लेकर अभिषेक बनर्जी तक ने एक ट्वीट किया और एक तरह से इशारा किया जा रहा है, टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि ये लेफ्ट के लोग थे, लेफ्ट के झंडे थे, लेफ्ट वाले कह रहे हैं टीएमसी के गुंडे थे, बीजेपी वाले कह रहे हैं टीएमसी के गुंडे थे, टीएमसी के कुछ लोग कह रहे हैं ये इसमें पॉलिटिकल, ये जैसे सामने अभिषेक बनर्जी का ट्वीट है गौतम दा। तो रात की घटना जो ये भीड़ थी, ये क्या लगता है, क्या जानकारी है? देखिए, जानकारी अभी तक तो पूरा आया नहीं है, सारे संदेह है। लेकिन अभिषेक बनर्जी का ट्वीट में एक लाइन आप देखेंगे तो है, किसी भी राजनीतिक दल का समर्थक हो, उसको पुलिस को पकड़ना चाहिए। उसका इशारा है, जो भी है, मतलब अगर तृणमूल का भी है तो उसको भी पकड़ना चाहिए। उस एरिया में निश्चित तौर पे तृणमूल कांग्रेस का प्रभाव ज्यादा है। वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी चुन के आए हैं। इस तरह का लोग, देखिए, जो है, जो शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, आरजीकर अस्पताल का जहाँ पे तोड़फोड़ हुआ है, पूरा इमरजेंसी सेक्टर, ऑपरेशन थिएटर, यहाँ पे जो तोड़फोड़ हुआ, मतलब वहां पे तो आज से अगर डॉक्टर ज्वाइन भी करेंगे तो वो तो मरीज को इलाज नहीं कर पाएंगे।
इसलिए मुझे लग रहा है इसको कहीं कोई किसी ने किया, मुझे लगता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए किया गया था। अच्छा, इसलिए एक सेकंड, खड़े थे, गौतम मैं दा, देख रहा था पुलिस वहां पे खड़े थे, पुलिस उसको रोक नहीं पा रहे थे, पुलिस का गाड़ी उलट दिया। थोड़ा बहुत चेहरा हम अभी बांग्लादेश में जो देखा उस टाइप का एक मॉब का हम देख रहे थे। ये ममता बनर्जी का मुंह से भी आ गया बयान, ये बांग्लादेश के साथ उन्होंने जोड़ भी दिया है। लेकिन इट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, छात्र का मूवमेंट, ये टोटल जो बंगाल में भी सिस्टम है इसका एक बहुत ही बड़ा कुछ लूपहोल है जिसमें नहीं, उसमें गौतम दा माफ करिए, फिर इंटरप्ट कर रहा हूं। अभिषेक बनर्जी, ये तस्वीर है जो कल रात की है, बहुत सारी तस्वीर है, बहुत विजुअल्स हैं। अभिषेक बनर्जी का ट्वीट लाइए स्क्रीन पर। दो पार्ट है, एक वो डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले, मुआवजा मिले पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का या ज्यादा, और उसके बाद सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन डॉक्टर्स पर ही भीड़ ने अगर हमला किया और तोड़फोड़ की और उन्हें जान बचा के भागना पड़ा, ऐसे डॉक्टर्स के कुछ बयान हैं, तो ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है। ये भीड़ स्वतः स्फूर्त इसलिए नहीं आई कि इंसाफ दिलाना है, ये भीड़ इसलिए आई कि उनके जो प्रोटेस्ट की साइट है वहां से उनको खदेड़ा जाए, तोड़फोड़ किया जाए। अब जैसे अभिषेक बनर्जी का ये ट्वीट है, इसकी 2 लाइन अभिषेक बनर्जी का स्क्रीन पर लाइए, जिसमें अभिषेक ने कहा, आई जस्ट स्पोक विथ CP कोलकाता urging him to ensure that every individual responsible for today's violence is identified, held accountable and made to face the law within next 24 hours regardless of their political affiliation. तो अब, और उन्होंने ये भी कहा, the demands of the protesting doctors are fair and justified. This is the minimum they should expect from the government. अब बात ये आती है कि ये अभिषेक कह रहे हैं कि ये वायलेंस वाला मॉब था, ये किस भी दल के थे, उन्हें पकड़ो। अभिषेक बनर्जी सत्ताधारी दल के एक सबसे बड़े चेहरे, ममता बनर्जी के बाद सरकार उनकी, वही पुलिस को ये कह रहे हैं। ये समझ में बात नहीं आ रही है कि मतलब ये समझना चाह रहे हैं। आपको आएंगे, जब संदेशखाली का घटना हुई थी, अभिषेक बनर्जी पुलिस के ऊपर आरोप लगाया था कि इतना दिन तक उसको गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रहा। ये अभिषेक बनर्जी कहा था। अभिषेक बनर्जी का गवर्नेंस लेके बहुत सारे सवाल है ममता बनर्जी के सरकार के। बहुत सारे मंत्री है उसके खिलाफ उसका कुछ राय है, वो चाहते थे कि मंत्री ना रहे, ये पदाधिकारी ना रहे। ये खुलेआम उन्होंने बोल भी दिया है। 2 दफे मैं देख रहा हूँ, सेकेंड टाइम जो पुलिस के खिलाफ भी उसका बयान आ रहा है कि पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करती। देखिए आज तक अभी मुझे पता नहीं है कोई गिरफ्तारी हुआ कि नहीं, अगर वीडियो में तो चेहरा दिखाई दे रहा है साफ साफ वो कौन है। और पुलिस जिसको कलकत्ता पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड के साथ तुलना किया जाता है, उसमें से इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, तुरंत इसको सब लोगों को पता है कहाँ पे छुपा हुआ है, कहाँ पे है। दूसरी बात यह है कि उनका एक नारा किसी टेलीविजन चैनल में आ रहा था कि डॉक्टर्स मरीज को इलाज नहीं क्यों कर रहा है, हमला करते हुए। ये मतलब डॉक्टर्स के खिलाफ भी बयान है, का नारा है। तो डॉक्टर्स के मूवमेंट के खिलाफ जो नारे दे रहा है, कम से कम ये डॉक्टर्स का साथियों तो नहीं हो सकते। इसलिए क्योंकि अगर अभिषेक चाहता है उसको नए विचार मिले, तो वो नए विचार मांगने वाला तो कोई गुंडा भेज नहीं सकते हैं। गुंडा जो भेजा है, निश्चित तौर पे जो हुलीगान भेजा है, इसके लिए मुझे लग रहा है कि ये अभी तो सुना है कि दोपहर में अभी तो नारा इसका बदल गया है। विचार मुआवजा के अलावा एक नारा में आ गया है कि ममता बनर्जी का इस्तीफा। जो बांग्लादेश में 10 दफा नारा था, इसका लास्ट में 1 दफा था कि शेख हसीना का रेजिग्नेशन। ममता कहा भी है कि बांग्लादेश टाइप करने का कोशिश हो रहा है। जो भी होगा कि नहीं निर्भर कर रहा है कि दीजिए, इतना देर तक इंतजार नहीं करना चाहिए था कि कोर्ट का राय आएगा उसमें हम देखेंगे। पुलिस को 7 अगस्त को टाइम दिया था, इसके तहत अगर नहीं क्रिमिनल पकड़ा जाएगा तो सीबीआई को सौंपेंगे। लेकिन जो मोनिदीपा से लीजिए नीलू। वही मैं मोनिदीपा के पास ही आ रही थी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, ये जो संजय रॉय है, जिसके बारे में ये बोला जा रहा है कि उसको अंदर तक की एक्सेस थी, पुलिस के अफसरों से उसका अंदर तक उसका एक्सेस था, और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो व्यक्ति, जो आई विटनेसेस के जो अकाउंट्स आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि क्या वाकई में जो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, क्या वही है असली कल्प्रिट, जिसके जितने भी कनेक्शंस जो सामने आ रहे हैं और जिस तरीके के सबूत मिल रहे हैं, या शक किसी और भी हो सकता है। जी नीलू, इस प्रश्न के उत्तर देने से पहले I'd like to tell you about last night.
कल रात को आई फेल्ट सो प्राउड टू बी अ कोलकाता। मैं गई थी जादवपुर और इतना फिनोमिनल स्पॉन्टेनियस टर्न आउट था कि आई फेल्ट सो प्राउड दैट कोलकाता हैज अ स्पाइन। कोलकाता का एक, आई डोंट नो व्हाट द हिंदी फॉर स्पाइन इज, बट शीट दाड़ा है और कोलकाता निकल आई है। द अदर थिंग जो मुझे लगा कल रात को जब हम सब चल रहे थे, स्लोगन चल रहा था वी वांट जस्टिस, वो है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पश्चिम बंगाल में ये एक अर्बन फिनोमिनन होता है, कोलकाता में होता है, लेकिन बाकी राज्य में कोई उसका असर ही नहीं पड़ता है। पर कल रात को कंटिन्यूअसली जिलाओं से खबर आती रही कि जिलाओं में भी लोग उतर पड़े थे, महिलाएं पुरुष दोनों उतर पड़े थे टू प्रोटेस्ट जो घटना घटी है आरजी कौर हॉस्पिटल में। सो यू फेल्ट सो प्राउड। लेकिन 12 बजा और कोलकाता का मैंने दूसरा चेहरा देखा। बंगाल अचानक आ गया खबर कि आरजी कौर में अटैक हो रहा है, तो हम भागे भागे गए एंड आई डोंट इवन वांट टू गो इनटू क्या क्या मुश्किलें हुई, कितनी डर लगी हमें कि हम जाएं या नहीं, क्योंकि टीयर गैसिंग चल रहा था, ब्रिक बैटिंग चल रहा था, उसमें कैसे हम अंदर जा सकते हैं जब पूरा ब्लॉक हो गया था हॉस्पिटल का सामने जो चौड़ा रास्ता है। तो ये करते करते अल्टीमेटली मैं वहाँ पे जाके अस्पताल पे पहुंची 3-3:15 के करीब, और वहाँ पे तब तक सब डिस्पर्स हो गए थे। वैसे बहुत पुलिस थे, टेंशन था, चारों तरफ पत्थर गिरे थे और पुलिस कुछ थे हमने देखा जो इंजर्ड थे। अंदर जब गए इट वाज अस्टॉनिशिंग, एंड एक ही शब्द मैं यूज करना चाहती हूँ, इट वाज एनार्की। टोटली एक इमरजेंसी बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर का जो बहुत सारे कमरे थे, जहाँ पे इमरजेंसी वार्ड था, वहाँ पे बिस्तर टूटे हुए थे, जहाँ पे छोटे छोटे कमरे थे जहाँ पे दवाई रखा गया था, दवाई यहाँ वहाँ सब पड़े हुए थे, लाइट बंद था, बाथरूम्स थे कुछ, उनका नलका भी तोड़ दिया गया, तो एकदम जोर से पानी निकल रहा है, हमने देखा और शायद आपने भी वीडियो में देखा। और एक आश्चर्य चीज लगा मुझे कि उसी ग्राउंड फ्लोर में, बहुत लंबा सा एक ग्राउंड फ्लोर, वहां पे एक पुलिस बैरक था। वहां पे भी हमने देखा कि पुलिस का जो वायरलेस सेट है वो पुलिस आउटपोस्ट था। एक था पुलिस आउटपोस्ट, एक छोटा सा कमरा, और वहां पे टेलीफोन एक्सेट्रा था, सब टूटा फूटा। और पुलिस बैरक के अंदर एक कमरा अंधेरा सा, वहां पे कुछ पुलिस दे वर सिटिंग इन शॉक। वहां पे भी एकदम छेड़छाड़ करके लोग निकल गए। Who were these people? एक रहा चेहरा कोलकाता का जहाँ पे लोग spontaneously निकल आए to protest this horrible incident at RG Kar। तो क्या मोनिदीपा, क्या ये आपको एक षड्यंत्र लगता है कि इस तरीके का जो डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट था, उस प्रोटेस्ट को रोका जाए, उसको ना स्प्रेड किया जाए, क्योंकि उसको नेशन वाइड बनाने की भी बात कही जा रही थी कि इतना ज्यादा लोगों में गुस्सा है कि एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट में ये तब्दील हो रहा था, तो क्या उस प्रोटेस्ट को वहीं पर रोकने की इस तरह से षड्यंत्र के जरिए कोशिश की गई? नहीं, ये सीधा साधा ब्राउ बीच द डॉक्टर्स, दैट वाज द मैसेज कि डॉक्टर्स को दर्द दिखाओ, फ्राइटन देम। और उनका जो मंच था जहाँ पे वो सारा दिन भर बैठे रहे, वो पूरा टूटा हुआ था, चेयर वेयर सब तोड़ के फेंक गए थे, बैनर पोस्टर सब निकाल दिया। तो द मैसेज वाज सिंपल, डॉक्टर्स यू हैड बेटर कम इन लाइन, आप लोग संभल जाइए, नहीं तो आप लोगों का हालत और भी ज्यादा बुरा होगा। दैट वाज द सिंपल मैसेज। हाँ मोनिदीपा, बहुत अहम बात आप कर रही है, चूंकि आप एक विटनेस की तरह भी बता रही हैं। हम लोग तो वीडियो सोशल मीडिया के जरिए देख रहे थे और रात भर एक तरह से हम लोग देख के बेचैन हो रहे थे कि जो डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, कहाँ से इतने लोग आ गए और इस तरह से जो तोड़फोड़ हंगामा है, और जो आपने आई विटनेस की तरह से देखा। अब फिर आपके जरिए ही हम समझ सकते हैं कि ये जो लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर अभी लगातार, ये हंगामा करने वाले उपद्रवी, ये कौन लोग थे? कुछ भी, जैसे कुछ पुलिस वालों की बाइट देख रहा हूं, जख्मी हैं, कुछ कह रहे हैं कि हम ड्यूटी पर थे, हम रोकना चाहते थे, बट वो भीड़ इतनी थी, अनकंट्रोल हो गई, लेकिन फिर भी हम अपनी ड्यूटी के प्रति पाबंद हैं। और जख्मी पुलिस वाले, ये कौन लोग हो सकते हैं? क्या मकसद है? अभिषेक बनर्जी अगर ट्वीट करके कहते हैं कि जो लोग भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो कोलकाता पुलिस को, तो ये क्या है? अब देखिए, इसमें कुछ लोग टैग कर रहे हैं
कि ये इसमें लेफ्ट का झंडा है, कुछ करे टीएमसी वाले हैं, कुछ करे किसी और पार्टी वाले। तो ये थोड़ी कुछ भी क्लैरिटी है क्या कि इसका इंटेंशन क्या था? गलत भी हो सकता है, पर अगर आप ग्राउंड पे हो ना तो आपको जो सेंस आती है, दैट वाज सिंपल। They were not directly ruling party people, but they were backed by the ruling party. Let's get this straight and simple. Left का कुछ है ही नहीं कि वो जाके वहां पे मारपीट करे। वहां पे लेफ्ट की एक लीडर। अब एक मिनट रोक रहा हूं, मैं आपकी बात रिपीट कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि रूलिंग पार्टी के नहीं थे, लेकिन बैक्ड बाय रूलिंग पार्टी के लोग थे। देखिए, यही कहना था डॉक्टर्स का, यही कहना था आसपास के लोगों का। मैंने पुलिस से भी बात की कि थे कौन ये पुलिस, जो वहां पे लोकल एक सीनियर पुलिस अफसर है, उन्होंने कहा कि मुझे तो लग नहीं, हु दे वर, मुझे आई डोंट नो, हमने कभी देखे नहीं, सो आई डोंट। मोनिदीप, लेकिन जो आपने कहा कि ये अगर पार्टी बैक्ड कुछ गूंस थे जिन्होंने इस तरीके से अटैक किया, तो इंटेंशन ये भी हो सकती है कि जो 4th फ्लोर का जो सेमिनार रूम था जहां पर वो इंसिडेंट हुआ 9 अगस्त को, तो क्या वहां के एविडेंस को मिटाने के लिए ये भी एक कवायद हो सकती है? नहीं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि वो 3rd फ्लोर तक पहुंच गए और वहां पे कुछ गेट वेट उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। बट नो, आई डोंट थिंक दैट वाज द मोटिव एट ऑल। क्यों? वो दे कांट बी बॉदर्ड, वो जस्ट शेयर एनार्की एंड शेयर टेरर टैक्टिक कि डॉक्टर्स संभल जाए। ये जो 4-5 दिन से डॉक्टर्स वहां पे बैठे हैं और एक प्रोटेस्ट चल रहा है, आई मीन लॉजिकली it is something that is embarrassing for the Trinamool Congress। और जैसे आप अभिषेक बैनर्जी का ट्वीट दिखा रहे थे, आप अभिषेक बैनर्जी क्या कर सकते हैं? वो थोड़ी ना ट्वीट कर सकते हैं कि वो लड़कों को छोड़ दो। उन्होंने कहा है कि उन लड़कों को पकड़ो। एंड व्हाट इज शॉकिंग टू मी, जैसे आपने कहा कोलकाता पुलिस, स्कॉटलैंड यार्ड, ममता बनर्जी ने भी उस दिन सर्टिफिकेट दिया कोलकाता पुलिस को, द बेस्ट पुलिस फोर्स इन द वर्ल्ड। And I don't dispute it entirely, they are very good. But लेकिन आज मुझे बड़ा कष्ट लगा कोलकाता पुलिस के लिए कि आज उन्हें सोशल मीडिया पे कुछ फोटोज डालने पड़े इन लड़कों का, और एक लड़की भी है उसमें, मैं देख रही थी कि ये कौन है, पता किसी को अगर पता हो तो हमें बताइए। मतलब इट्स द हेल्पलेसनेस ऑफ द कोलकाता पुलिस कि वो जानते नहीं है उनका क्या इंटेलिजेंस है, क्या सोर्स बिल्डिंग है, कि उन्हें पता नहीं कि शायद 100 लोग थे, किसी का कहना है 30, किसी का कहना है 300, बट जो अगेन वीडियोस देख के जो लगता है कि एटलीस्ट 100 पीपल वर देयर, कि पुलिस नहीं जानता ये कौन है। यूजुअली जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि पुलिस का एक इनफॉर्मल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, कौन गुंडा कहाँ पे अपना स्ट्रेंथ बनाए रखा है, दे ऑल नो। लेकिन मोनिदीपा बहुत सारे सवाल आपकी बात से आ रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि वो लोग इतने 100, 200, 400 जितने लोग भी थे उन प्रोटेस्टर्स के बीच में, या जो स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था रात में लोगों का प्रोटेस्ट करने का, उनके बीच से आया, जैसे भी आया। लेकिन बात आती है कि जब पुलिस ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना चाहती है तो बहुत एग्रेसिव हो सकती है, लाठीचार्ज कर सकती है। हालांकि इसमें भी कुछ टीयर गैस के गोले की तस्वीर भी दिखी। तो क्या पुलिस लाचार थी, पुलिस सिर्फ तमाशबीन थी, या पुलिस से आउट ऑफ कंट्रोल था, या पुलिस को ये डिसाइड करने में कि कितना हम बल प्रयोग करें पुलिस को सोचना पड़ रहा था? मतलब ये समझ में बात नहीं आ रही। इसलिए बार बार ये कहीं अगर होता कि कोलकाता से 200 किलोमीटर दूर, कहीं 300 किलोमीटर दूर आसनसोल में, तो लगता है हेडक्वार्टर नहीं था, रिसोर्स और फोर्स कम थी। यहाँ तो सब कुछ था जी, फोर्स था, सारा दिन बैठा रहा पुलिस वहां पे, और रात को भी जो डॉक्टर्स थे वहां पे उनका कहना था कि पुलिस भी थे, लेकिन जितने संख्या में थे वो शायद कम था। सी आई वाज नॉट देयर, पर यही हमने सुना है। लेकिन पुलिस वाले, उन्होंने जब कहा कि पुलिस वाले भी डर गए, भाग गए अंदर, दे रैन अवे अंदर, पूरा हॉस्पिटल के इधर उधर पुलिस, जब एक बैरिकेड था गेट के सामने, ऊंचा ऊंचा लोहा का बैरिकेड पुलिस ने लगाया हुआ था, तो वहां पे तो युद्ध हुआ। डॉक्टर्स जाके बैरिकेड रोक रहे थे और वहां से जो पब्लिक है वो आके बैरिकेड पे धक्का दे रहे थे। तो ऐसा जब काफी देर चलता रहा
डॉक्टर्स कह रहे हैं मुझे कि जब हमको ये एहसास हुआ कि वी कैन नॉट होल्ड द बैरिकेड एनी मोर, तो हम निकल के भागे, क्या करें। और जब भागे तो पुलिस भी साथ साथ भागे, और एक सीनियर ऑफिसर, उनसे मैंने बात किया, वो तो अंदर फंस गए थे एक इमरजेंसी के एक कमरे में, और वो कह रहे थे कि हम इतना हेल्पलेस थे वहाँ पे, हमारे साथ लाठी भी नहीं था क्योंकि अस्पताल में हमारा इंस्ट्रक्शन है नो लाठी। नीलू एक सेकंड रुकना, एक सवाल और उसके बाद एक काउंटर फिर आता है मोनीदीपा, कि इनका इसका मतलब इंटेंशन जो आपने कहा, प्रोटेस्टर्स या प्रोटेस्ट के लिए जो डॉक्टर्स बैठे थे, स्टूडेंट्स बैठे थे, या मेडिकल के अलग अलग मेडिकल कॉलेज के अलग अलग कर्मचारी स्टाफ होंगे, उनको डराना था कि तुम प्रोटेस्ट मत करो, या जो उनका आंदोलन इतना बड़ा हो रहा है उसके अगेंस्ट सिर्फ इस तरह से उपद्रव करो कि वो डर जाए, ट्रॉमेटाइज हो जाए, यही मतलब हुआ? ये समझने की कोशिश। मुझे तो यही समझ में आता है, और तो कुछ नहीं। शेयर एनार्किकल शो ऑफ स्ट्रेंथ, ताकि ये डॉक्टर्स, जिनमें से बहुत सारी महिला हैं, बहुत छात्रियां हैं जो एमबीबीएस अभी भी कर रही हैं, वो डर जाए एंड दे स्टॉप प्रोटेस्टिंग। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। और ये डराने का काम तो फिर सत्ताधारी दल के नेता ही चाहेंगे डर जाएं, क्योंकि उनका पूरा प्रोटेस्ट ममता बनर्जी सरकार या मिसहैंडलिंग या पुलिस या सिस्टम के अगेंस्ट है, तो उस प्रोटेस्ट को बंद कौन कराना चाहेगा? That is the logical conclusion जो हमें हमारे पास आती है, but I don't know, I mean no actually I do know, I mean that is the logical conclusion। मैं just एक चीज बताना चाहती हूँ कि जब हम पुलिस से मीट किए बाद में आफ्टर द इवेंट, बेचारा एक पुलिसमैन तो ही हैड ऑल ब्लड ऑन हिज शर्ट, तो उन्होंने कहा कि हमारा नियम है कि हम अस्पताल में जब जाएंगे अमंग स्टूडेंट्स वी डोंट इवन टेक अ लाठी। लेकिन जब वो इमरजेंसी में फंस गए थे, जब और अपेरेंटली वो जो आक्रमण कर रहे थे उनके पास चॉपर्स थे, सोर्ड्स सा इंस्ट्रूमेंट था, वो सब देख के इतना घबरा गए, दे वर कंप्लीटली एट लॉस। तो जब हम इन पुलिस से मीट किए देर रात को जब कुछ शांति आ गई थी, तो एक पुलिसमैन के हाथ में था एक रॉड, जो उन्होंने कहा एक बिस्तर का जो मस्कीटो नेट का स्टैंड होता है ना, वो उन्होंने ले लिया ताकि अपने को प्रोटेक्ट कर सके। और एक पुलिसमैन वो एक ऑर्थोपेडिक वॉकिंग स्टिक लेके वहां पे खड़े थे, बोल रहा था कि हमारे पास तो एक लाठी भी नहीं है, हम क्या करें अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हम जो हाथ में मिला वो लेके हम किसी तरह निकल आए हैं। एक सवाल, हाँ, लेकिन मोनीदीपा एक सवाल और भी मेरे जहन में आ रहा था आपकी बात सुनकर कि अगर ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो पुलिस प्रेजेंस वहां पर कितनी थी? अगर दंगाइयों के बारे में ये कहा जा रहा है कि तो 1000 लोग चले आए थे, कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं 1000 का मॉब था, एग्जैक्ट संख्या नहीं पता है, लेकिन पुलिस पर्सनल्स की कितनी प्रेजेंस थी? क्या उतने पुलिसमैन तैनात नहीं किए गए थे कि जानते हुए कि अगर इतना बड़ा इंसिडेंट है, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पर है, तो कम से कम पुलिस की जो पुलिस बल है उसकी संख्या तो बढ़ानी चाहिए थी? कितने पुलिस वाले वहां पे प्रेजेंट थे उस समय? पुलिस वहां पे थी सारा दिन, मैंने देखा, सारा दोपहर में वहां पे थी। There was plenty of police, और बाहर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहे थे तो पूरा बैरिकेड करके रखा हुआ था ताकि पॉलिटिकल सपोर्टर्स या लीडर्स अंदर नहीं आ सकते हैं, which was one of the main demands of the students कि no politics on campus। रात को कितने थे आई डोंट नो, स्टूडेंट्स का कहना है, डॉक्टर्स का कहना है कि पुलिस थे, लेकिन वो भी डर गए एंड दे वर आउटनंबर्ड इन अ वे। शायद वो जो फेरोसिटी ऑफ द अटैक वो देख के वो डर गए। ये ठीक है कि उसके बाद बहुत आसपास के थानों से बहुत फोर्स लाया गया, द प्लेंटी ऑफ फोर्स रश टू द स्पॉट, पर अंदर जो पुलिसमैन थे जिनका ड्यूटी था वहां पे रात का, ये एंटिसिपेट ही नहीं कर पाए कि ऐसा होगा। सो दे वर जस्ट नॉट प्रिपेयर्ड। और मुझे कहा गया है कि पुलिसमैन भागने लगे, दे रैन अवे बिकॉज इट वाज सच अ हॉरिबल सिचुएशन। गौतम दा, जो मोनीदीपा ने बताया ये तो अपने आप में बहुत दो पहलू है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। जो पुलिस की हैंडलिंग है या हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को लेकर जो कहा जा रहा है, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ रही है
कि वो संजय रॉय एक नहीं था, उसके साथ 2 थे या गैंगरेप था, बहुत तरह की बातें हैं। उसमें मैं नहीं जानता उसमें कितना फैक्ट है और कितना फेक न्यूज़ है। कोलकाता पुलिस ने कुछ का कॉन्ट्राडिक्शन भी किया है, पुलिस कमिश्नर ने भी अपनी बात कही है, तो इसलिए उसमें पता है कि बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर बेसलेस भी होती हैं, लेकिन बहुत तरह की थ्योरी आ रही। अब जो तस्वीर अभी है, एक तरह से ये मोनिदीपा के कहे से अगर हम माने, इन्फ्रेंस ड्रॉ करें, चूंकि वो विटनेस हैं, वहां देखा है, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनकी बात पर यकीन करता हूं कि वो जो कह रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक प्रेशर टैक्टिस ही है कि किसी ढंग से ये जो इतना फेस लॉस हो रहा है, ये डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट कोलकाता से अब देश भर में हो रहा है, इसको किसी ढंग से डराया जाए, इतना ही मतलब है इसका। और अगर ये मतलब है तो फिर अभिषेक बनर्जी क्या ट्वीट कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है? और फिर ममता बनर्जी कह रही हैं कि यहाँ बांग्लादेश जैसी सिचुएशन लाने की कोशिश हो रही है, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले बात है, मैं 3 इश्यूज है। पहले बात है जो प्रोटेस्ट हुआ था सारे राज्य में, वो स्पॉन्टेनियस था, लेकिन जो अटैक हुआ है ये प्री प्लान था, ये प्लान्ड अटैक है। तीसरी बात है, क्या पुलिस के ऊपर ऐसे कोई निर्देश था कि कोई अगर आएगा तो आप गोली मत चलाना, किसी को रोक। मैं देखा कुछ वीडियो नहीं, मैं सीधा लाइव टेलीकास्ट देख रहा, पुलिस खड़ा है बिल्कुल। मणिदीपक तो स्पॉट में जाके देखा, बाद में सुना, मैं तो लाइव देख रहा था, पुलिस खड़े है, उसको रोकने का कोशिश भी नहीं कर पा रहे थे। राज्य का गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री है, पुलिस फोर्स उसका अंडर में है, वो जरूर कल रात में वो देखा होगा क्या चल रहा था। उनका तरफ से क्या है, क्या बयान है, अभी तक मैं सुना नहीं। अभिषेक बनर्जी का तो बयान है कि शायद इसके ऊपर जो मॉब के ऊपर जो हुआ है, जो डॉक्टर्स के ऊपर हुआ है, इसको सिंपैथी अगर दूसरे तरफ ना जाए, शायद इसके कारण अभिषेक ने एक सेफ ट्वीट किया कि भाई पुलिस को बोला कि इसको अरेस्ट कीजिए, जो भी हो, जिस दल का भी हो। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि थोड़ा सिचुएशन ये जो है, जो जिस कारण से घटना घटी, वो जो महिला का ऊपर अत्याचार हुई, बहुत सारे थ्योरी चल रहा है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन शायद हो सकता है कुछ लोगों को बचाने का जो लोग हैं, उस गुट का अगर कोई गुट इन्वॉल्व है, उसी गुट का ही लोग है जो हंगामा किया। ये कारण है कि वो चाहते थे कि किसी कारण से सारे एविडेंस नष्ट हो जाए। दूसरे होगा कि डॉक्टर्स को डराना है। तीसरी, लेकिन ये जो क्राइम जो होता है, क्राइम के बाद तो इसका जो इम्पैक्ट जो होता है, इसके बारे में इनका कोई ख्याल नहीं था। ये सोचा था कि इसमें वो कामयाब हो जाएंगे, सारे डॉक्टर्स चले जाएंगे। मुझे तो लग रहा है सिचुएशन और भी ज्यादा वोलेटाइल हो गया है, और भी ज्यादा लोग प्रोटेस्ट में आ जाएंगे। ये शायद जो रोकने वाली चीज था, रोकेंगे नहीं, ये मुझे लग रहा है कि और भी बढ़ेगा। खास तौर पे देखिए, बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टी, तृणमूल कांग्रेस का एक महिला मंत्री होता है जो वीमेन वेलफेयर, उसका कोई बयान अभी तक देखा नहीं है। क्यों नहीं दिया? का नहीं है, नहीं है। महुआ मोइत्रो का ट्वीट देखा, सुखेंदु शेखर राय ने कहा मैं उसमें जा रहा हूँ। और एक एमएलए है जून मलिया, उनका एक आया था ट्वीट, मैं भी उसमें शामिल हो रहा हूँ। जो ममता के साथ रहते हैं, एक बहुत बड़ा सिंगर है, उनका भी आया, वो भी प्रोटेस्ट किया है, उसका वीडियो भी दिया है। लेकिन जो मंत्रिमंडल का लोग है, उसका किसी का कोई बयान नहीं आ रहा। शायद उसका मना किया कि नहीं मना किया, मुझे पता नहीं। लेकिन महिला कल्याण मंत्री, उसको तो स्पॉट में होना चाहिए था, उसमें तो होना चाहिए। तो हेल्थ मिनिस्टर तो ममता बनर्जी है, गृह मंत्री भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी, दोनों वही है। तो पूरा सीरियस जो जिम्मेवारी एक्चुअली तो स्वाभाविक है कि ममता बनर्जी को ही बोलना चाहिए, लेना चाहिए। तो इसलिए मैं देखता हूं कि इसका जो बहुत सारे सीबीआई इंक्वायरी तो हो चुका है, साथ साथ किसी ने डिमांड किया था कि सुप्रीम कोर्ट का निगरानी में इसका इंक्वायरी चले, ताकि वो जो चीज है ना, पुलिस क्यों उसको रोकने की कोशिश किया, किसी ने उसको आदेश दिया था कि कौन वही नेता जिन्होंने आदेश दिया था कि आप जो लड़का लोग कुछ आ सकता है, आप उसमें मत पड़िए, उसको जाने दीजिए। कोई छोटा लीडर ही हो, स्थानीय लीडर ही हो, लेकिन वो आरजीकर अस्पताल में जो घोटाला चल रहा था, एक तरह जो डॉक्टर्स को कहना है, तो घोटाला रोकने के लिए शायद महिला को, छात्रा को जान देना पड़ा। ये कहानी भी चल रहा है, कुछ अखबार ने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी शुरू भी किया है, वो अभी बाद में शायद आएगा। मैं तो दूर से देख रहा हूँ कि मेरा जो अंदाजा है, अपना एक्सपीरियंस से जो लग रहा है, ये निश्चित तौर पे तृणमूल कांग्रेस पार्टी को तो जिम्मेवारी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का घटना
सारे देश में जो इसका फैल रहा है, स्वाभाविक तौर पे भाजपा और वामपंथी इसको यूज करेंगे पॉलिटिकली, स्वाभाविक, ये तो करना ही है, तो उसको मौका क्यों दे रहा है यूज करने का। आपने जो कांड किया, तो वो इस काल को ममता बनर्जी को खुद टीवी में आके बयान देना चाहिए, जो लड़का जो भी हो तुम वापस जाओ, तुम वापस जाओ, ये मत आओ, ये तो उनका बोलना चाहिए था। ये बोलने से होता क्या होता वो अलग बात है, लेकिन कम से कम एक अपील उनको, सारे टेलीविजन लाइव था, सारे टेलीविजन में आके चीफ मिनिस्टर को एक बयान देना चाहिए था, शांति का बयान देना चाहिए था। काल उनने नॉर्मली 15 अगस्त का जो स्वाधीनता दिवस वो 14 अगस्त रात में ही मनाते हैं, कल रात में जैसे हुआ कि बहुत छोटा करके सिंबॉलिक ढंग से मनाना पड़ा, जो हंगामा, इतना लोग सड़क पे आ गया था। कल ममता बनर्जी का कोई फोटो नहीं है, कहीं पे कुछ छपा भी नहीं है, उन्होंने कैसे मनाया आजादी दिवस जो हर साल मनाते हैं 14 अगस्त रात को। उनका उसी तरह में सारे मीडिया भी थे, सारे टेलीविजन कैमरा थे, एक बयान सबको अगर दे देते थे, जो हो रहा है दुख घटना नहीं होना चाहिए, मैं इसको निंदा करती हूँ, ये कम से कम बोलना चाहिए था। ये मुझे लग रहा है क्यों नहीं कहा, मुझे तो अजीब लग रहा है। मोनीदीपा एक कर दीजिएगा, मोनीदीपा बीच में एक ऐड भी कर दूं। एक खबर आ रही है सामने, पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने कहा है कि हमारे आंख कान खुले हैं, बंगाल की बेटियों की सुरक्षा नहीं हो रही है, डॉक्टर से हत्या और रेप के मामले में उन्होंने उस तरह से सख्त बयान दिया है पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने भी। जी मोनीदीपा। जस्ट ये कहना था कि आज शायद प्राइम मिनिस्टर ने भी उनके 15 अगस्त एड्रेस में उन्होंने महिलाओं की सिक्योरिटी को लेके काफी कुछ शब्द उन्होंने बोले हैं, एंड डायरेक्टली देयर वाज नो रेफरेंस टू वेस्ट बंगाल और एनीथिंग, बट इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू बिलीव दैट ही वाज नॉट रेफरिंग टू इट। तो मुझे नहीं ऑफ कोर्स उन्होंने कहा राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को फांसी का फंदा पे लटकाना चाहिए, डर होना चाहिए, एकदम वो बंगाल को लेकर ही कहा, बिना नाम लिए, लेकिन कहा वही। जी पर गौतम दास से मैं एक चीज पे बहुत ही अग्री करती हूँ कि आप सोचिए तृणमूल कांग्रेस ऑलरेडी इतना प्रेशर फेस कर रहा है इस इंसिडेंट को लेके, राइट? तो वो कैसे उनके वो तस्वीर कल रात से चल रही है, कोई गुंडा वाहिनी को कहे कि आप जाके वहां पे दंगल कर दो, मारामारी कर लो, वाई? उनके लिए तो अच्छा नहीं है। सो जो गौतम दा कह रहे हैं कि लोकल फैक्शंस वहां पे तृणमूल पार्टी में हैं, उनके बीच भी कंट्रोल ऑफ आरजी कर लेके लड़ाई चल रहा है, इसलिए शायद एक फैक्शन ये कर दिया है, और पता नहीं, आई डोंट थिंक तृणमूल कांग्रेस पूरी स्टोरी है ये आरजी कार की, एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। जैसे गौतम जी अभी जो बोल रहे थे कि उसमें कुछ भ्रष्टाचार का भी एंगल है, एक ट्रेनी डॉक्टर है जिसका बलात्कार होता है, उसका मर्डर हो जाता है, ऊपर से सारी पॉलिटिक्स है, षड्यंत्र को पॉइंट आउट करता है। तो क्या कुछ एक बड़ी ताकत है जो ये कह रही है? और जो बात आप कह रही थी कि आखिर ममता बनर्जी इस चीज को क्यों चाहेंगी कि उनकी एक महिला विरोधी इमेज बने, एंड स्पेशली आफ्टर व्हाट हैपेंड इन संदेश खाली के बाद सबने देखा कि किस तरीके से क्या हुआ, वो एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना। तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इसको बीट अप कर पाएंगी ममता बनर्जी, या फिर वाकई में ये एक चीज एक तरीके से उनको डिस्ट्रॉय कर देगा, उनको या पार्टी को, ये इंसिडेंट पॉलिटिकली? जो साफ है वो है कि इस घटना के बाद जो ऑलरेडी एक अंडर प्रेशर ट्रस्ट डेफिसिट जो वोटर्स और ममता बनर्जी की तरफ या पश्चिम बंगाल के लोग और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के बारे में एक ट्रस्ट डेफिसिट जो हुआ है, जैसे होता है ओवर द इयर्स, इनकम्बेंसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो और भी बढ़ जाएगा। इट इज अ हॉरिबल सिचुएशन एंड ममता बनर्जी को जरूर इंटरवीन करना चाहिए एट द अर्लीस्ट, नहीं तो लोग सोचेंगे कि ममता बनर्जी चुप क्यों है, जहाँ पे शी इज वेरी वोकल, बोलती हैं बात, शी स्पीक्स आउट ऑन इश्यूज। तो इस बारे में उनको ज़रूर सामने आके बोलना चाहिए, एंड जितना जल्दी हो, आई थिंक दैट इज नेसेसरी, नहीं तो दिस इज गोइंग टू गेट स्पाइरल इनटू समथिंग आउट ऑफ कंट्रोल। बांग्लादेश की तरह ऐसा कुछ घटना होगा और पाला पलट जाएगा, आई डोंट थिंक सो, बट इट्स अ हॉरिबल सिचुएशन। और पुलिस के ऊपर भी बहुत बहुत प्रेशर। कल रात को जो हमारे पुलिस कमिश्नर है, इतना गुस्से में आ गए, दैट इज द अदर थिंग, वो मीडिया को ब्लेम करने लगे क्योंकि
he said motivated misreporting के कारण ऐसे एक सिचुएशन तैयार हो रहा है about आरजीकर. I know it's just sort of fraying at all sides. चारों तरफ जैसे लग रहा है भागे निकल. अच्छा, एक सवाल फिर मोनिदीपा है कि अब एक तो हो गया ये जो रात भर जो इस तरह से हुड़दंग हुआ है और जिसकी बात हमने आधे घंटे की, अब बात होती है जो इंसिडेंट हुआ, जो दरिंदगी हुई कि उस सेमिनार हॉल में ड्यूटी खत्म करने के बाद या ड्यूटी के बीच नाइट ड्यूटी की लड़की ब्रेक करके 2 बजे जाती है और उसके बाद 3-4 के बीच उसके साथ दरिंदगी और रेप की घटना होती है. बहुत सारे लोगों का सोशल मीडिया पर लगातार कहना है वो 1 नहीं 2 थे या 3 थे या गैंग रेप था, या बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो मैं कह रहा हूं जिसकी पुष्टि नहीं हो सकती, लेकिन वैसी तमाम चीजें अखबारों में भी चल रही है और छप भी रही है, मैं देख रहा हूं. तो उस पर भी हम आपसे बात करेंगे. एक हमारे साथ जुड़े हैं पश्चिम बंगाल से, माफी चाहूंगा उनको, एक बार उनको सुनना चाहूंगा, तमल साहा, जो यूट्यूब पर उनका अपना प्लेटफॉर्म है, उनके कुछ वीडियो भी हम इस्तेमाल करें. एनआईटी यंग जर्नलिस्ट हैं और वो लगातार इस घटना को और उसके बाद जो प्रोटेस्ट है उसको कवर कर रहे हैं. तमल, आपसे हम फर्स्ट रिएक्शन सुनना चाहेंगे कि कल रात जो हुआ वो उसके पीछे क्या वजह थी, अब तक आपने क्या समझा, क्या डिस्कवर किया, कौन लोग थे, क्या इंटेंशन था, क्या मकसद था, कैसे उतनी भीड़ वहां आई और अब क्या स्थिति है? सर, सबसे पहले आपने फ़ोन किया, आपका फ़ोन उठा नहीं पाया, इस आवाज़ शोर आवाज़ में, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे. सवाल पे आएंगे. ये जो आप पीछे आप देख पा रहे हैं, ये वही इमरजेंसी वार्ड है, वही बिल्डिंग है जिसकी 3री मंजिल पे हॉल है जहाँ पे रेप और मर्डर हुआ. और आपको शुरुआती तौर से दिखाना चाहेंगे, घटना में आएंगे, लेकिन घटना कैसे घटी और किस तरीके से अनफोल्ड हुआ लोगों के सामने, वो आपको सबसे पहले दिखाना चाहेंगे. करीबन 12-15 के बाद ये शुरू हुआ. कल एक प्रोटोकॉल था, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इस कॉल को दिया कि हम लोग सड़क पे महिलाओं के लिए रात को फिर से अपना कब्जा में करेंगे. और ये प्रोटेस्ट कॉल से बहुत सारे लोग बहुत जगह पे आए. आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर भी लोग जुड़े, लेकिन उसके बाद से इसकी शुरुआत हुई. इसका पुष्टिकरण अभी तक पुलिस ने नहीं किया, लेकिन जो तस्वीरें हमारे सामने आई है उसमें यह साफ है, बहुत सारे लोग जो बैरिकेड सामने था उस बैरिकेड को धक्का देके तोड़ के अंदर प्रवेश किया. प्रवेश करने के बाद जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ जुड़े नहीं, वो लोग दहशत पे उतर आए. और सबसे पहला तस्वीर ये है आपका एक आयरन कोलैप्सिबल गेट. ध्यान से देखिए सर, ये गेट कल रात को लॉक था और इसका ये चैनल है, ये लोहे का गेट है. इसको इस तरीके से धक्का दिया गया, तोड़ा गया कि दोनों खुल के दोनों दिशा पे गिर गया है और से बाहर आ गया है. हम लोग धीरे धीरे प्रवेश करेंगे अभी ये इमरजेंसी वार्ड में. कहीं पे अगर नेटवर्क की कुछ कमी हो तो प्लीज बता दीजिएगा, हम रुक जाएंगे क्योंकि ये मोबाइल का बैंडविड्थ का. हाँ, तो अभी देखिए सबसे पहला तस्वीर दाएं तरफ सर, और ये है देखिए दृश्य. ये पहला चीज ये है एक सीसीटीवी कैमरा. ये सीसीटीवी कैमरा शायद ऊपर में था और उस जगह से इसको गिराया गया है. किसी ने सोची समझी तरीके से इस अटैक को किया और उनको भी मालूम था कि सीसीटीवी कैमरा में अगर उनका चेहरा कैप्चर हो जाए तो शायद मुश्किलें बढ़ जाएंगी, इसीलिए उन्होंने इस सीसीटीवी कैमरा को तोड़ा. ये है पहला जो वार्ड. इस वार्ड में चारों तरफ आपको सिर्फ शीशे दिखेंगे चारों तरफ. ये एक ऑक्सीजन मीटर है जो अभी तोड़ के इसको नीचे रखा गया है. आपको ये भी बताना चाहेंगे सर, ये जो इमरजेंसी वार्ड है, ये इमरजेंसी वार्ड चेस्ट डिपार्टमेंट के लिए है. और देयर इज अ डिफरेंट इमरजेंसी वार्ड जो ट्रॉमा सेंटर है, जहां पे किसी का हाथ टूट गया, कुछ सर पे चोट है, वहां पे लेके जाया जाता है. लेकिन इधर पे ज्यादातर जो मरीज को लाया जाता है इमरजेंसी के, जिनकी सांसों की तकलीफ हो और रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो. ये है दूसरा एसी वेंटिलेटेड रूम. और ये रूम पे ज्यादातर जिनको वेंटिलेशन की जरूरत हो, जिनको अलग मशीन की जरूरत हो, ये सारे मशीन को तोड़ फोड़ किया गया है. ये है दूसरा रूम. इसके बाद अंदर जाएंगे, अंदर आपको और दिखाएंगे कैसे दवाइयों को फ्रिज से निकाल के बाहर फेंका गया है. क्या है मकसद किसी को नहीं मालूम, लेकिन दहशत अगर मकसद है तो दहशत में ये लोग कामयाब हुए. और ये आपको दिखाएंगे चारों तरफ जितना तोड़ फोड़ किया गया है, आपसे दहशत की तस्वीर साफ साफ समझ में आएगा. सर, ये है एक मेडिसिन स्टोर रूम और वो है एक फ्रिज, और इस फ्रिज के अंदर दवाइयों को रखा जाता है ताकि वो
ठीक रहे, क्योंकि ये सारे दवाई को रेफ्रिजरेशन के अंदर में रखना चाहिए और ये सारे दवाई आज खराब हो गया क्योंकि इस फ्रिज को ऊपर नीचे गिरा गया है और सर के बल गिरा है, तो इसकी जो पहिए है वो ऊपर है और सर नीचे है। और आप देखिए चारों तरफ से दवाई, इंजेक्शन, ये सारे चीज बिखरे हुए हैं। ये लोग कौन है जो आके ये सब किया, किसी को नहीं मालूम। लेकिन आज के तारीख में बहुत सारे शहरों की पुष्टिकरण हुआ है और कोलकाता पुलिस के तरफ से इनको बाहर लाया गया है, सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया है और लोगों को बताया गया है कि आप अगर किसी भी तरीके से इनको जानते हैं, इनकी पुष्टिकरण कीजिए, हमें मदद कीजिए। तो पुलिस सीसीटीवी कैमरास और सारे वीडियोस को स्कैन करके इन लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की भूमिका क्या रही सर? पुलिस की भूमिका इतनी है कि ये वाला जो गेट है, इस गेट को वो लोग संभालने में नाकामयाब हुए, इसीलिए इतने सारे लोग करीबन 30, 40, 50 या 100 के तादाद में होंगे, वो अंदर आके ये दहशत की जो आप देख रहे ये एक गिफ्ट आरजी कौर मेडिकल कॉलेज को दे पाए। बहुत बड़ा एक सवाल था सर कि ये इमरजेंसी बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग के तीसरे मंजिल पे सेमिनार हॉल है जहाँ पे वो दहशत की घटना घटी, रेप और मर्डर। 31 साल की जो फीमेल डॉक्टर है जिनके साथ बलात्कार हुआ, जिनको मारा गया, क्या वो क्राइम सीन भी टैंपर हुआ है? उसका जवाब है ना, क्योंकि ये जो मॉब है, मॉब इसी ग्राउंड फ्लोर तक खुद को सीमित रख पाया। इसका मुख्य कारण है कि दोनों तरफ से 2 गेट है। एक गेट जो कॉमन है, वो गेट से मरीज या फिर मरीज के पार्टीज आते हैं विजिटिंग आवर में, वो गेट से ऊपर जा सकते हैं, और दूसरा है बैक गेट। बैक गेट को दिखाने के लिए मना किया गया है प्रशासन की तरफ से क्योंकि वो सेंसिटिव भी हो सकता है। हालांकि उस जगह पे हम लोग कल गए और मैं खुद उस जगह से जाकर रिपोर्ट फाइल किया, लेकिन उसके बाद फिर रिक्वेस्ट किया गया हम उसका ऑनर करेंगे। और इस जगह पे जिस जगह से ऊपर जा सकते हैं उस जगह की जो गेट से उसको नहीं तोड़ पाएंगे, कोशिश करेंगे उसको भी दिखाने की, अगर नेटवर्क ना छूट जाए तो ये है वो जगह, ये है मेन लॉबी जिसके अंदर से अगर कोई करे तो ऊपर जा सकता है और चारों तरफ से गेट को बंद रखा गया है। ये है, देखिए गेट में ताला है, देख लीजिए सर, ये गेट ताला है, ये गेट में ताला है और ये गेट में ताला है जहाँ पे लिफ्ट की है। और इस जगह पे कुछ तोड़फोड़ नहीं हुआ है क्योंकि इसका निशान है ये गेट अभी सलामत है। जो लोग ताकत लगा के बाकी सारे गेट को तोड़ पाए हैं, शायद और से इसको भी तोड़, लेकिन इसको नहीं, और ये टूटा नहीं है। इसका मतलब साफ है कि लोग ऊपर नहीं पहुंचे। और उसका जो दूसरा गेट में लोग कोशिश भी नहीं की क्योंकि वो गेट सही सलामत है। सो जो मुख्य सवाल, क्या फ्लोर या 4th फ्लोर में जाके जो एविडेंस को टैंपर करने की कोई प्रयास हुई हो, उसका जवाब पुलिस की तरफ से ना है। और जहां तक मुझे दिखी कल रात को, क्योंकि दूसरी फ्लोर है, 2nd फ्लोर है, 3rd फ्लोर हो, 4th फ्लोर हो या फिर 5th, 6th, 7th, ये सारे फ्लोर्स में पेशेंट है और पेशेंट की खुद की जो टेस्टिमनी है, 1st की पेशेंट मैंने बात किया, 2nd फ्लोर की पेशेंट से मैंने बात किया, वो लोग उनके आसपास नहीं आए, लेकिन उनका शोर ये कोमोशन से उनको डर जरूर लगा और वो, लेकिन कोई हमला नहीं किया। और एक दृश्य दिखाना चाहेंगे सर, देखिए एक बार, ये है हालत, ये थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है तमल, मुझे लगता है आप पीछे जा जरूर की तरफ आइए। हाँ, ये देखिए, ये दूसरा मेडिकल स्टोर रूम है और इसी मेडिकल स्टोर रूम में भी सेम दहशत हुआ है। कैसे तोड़फोड़ किया गया, तस्वीर सबके सामने है। तस्वीर कितने सारे हैं ये सवाल है। क्या तस्वीर से शुरुआत हुई? 6 दिन से आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की जो कंपाउंड है उसमें लगातार प्रदर्शनी चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। स्टूडेंट्स लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ट्रेनी डॉक्टर्स लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स का कहना था कि इस पे राजनीति मत लाइए और हम राजनीति के बाहर जाके ये प्रोटेस्ट को चाह रहे, क्योंकि उनकी मांग जस्टिस, न्याय की मांग है। अब देखिए, ये जो प्रोटेस्ट का जो जगह है इस पे भी कल रात को हमला हुआ है सर, इस जगह पे भी हमला हुआ है। जिस बेंच पे वो लोग बैठे हैं उस जगह की जितने सारे पोस्टर्स, बैनर्स, उनको तोड़ा गया है, वो फैंस को डाला गया है और चेयर्स को तोड़ा गया है।
तो एक मकसद तो साफ था। अभी पहला सवाल है, पहला चीज है कि पिछले 6 दिनों से ये प्रदर्शनी चल रहा है और कल भी सबको मालूम था कि एक रात को एक स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट में ऐसा प्रदर्शनी हो सकता है रास्ते पे, और जगह जगह पे लोग असेंबल हो गए। आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के गेट के बाहर भी एक पॉलिटिकल पार्टी यानी एसएफआई और डीवाईएफआई का अपना एक स्टेज है जहां पे अपना फ्लैग्स लगा हुआ है, उनका खुद का सपोर्टर्स उस जगह पे असेंबल है। तो ये सीन पिछले 6 दिनों से बदला नहीं है। जो सीन बदला कि कल रात को 12 बजे के बाद यानी इंडिपेंडेंस डे की सूचना होने के बाद ये सारे लोग ये बैरिकेड को धक्का दे के तोड़ते हैं। पुलिस मौजूद है, पुलिस नाकामयाब हो जाते हैं क्राउड को संभालने में। पुलिस को धक्का देके बैरिकेड को नीचे आके ये सारे लोग अंदर आके इसी बिल्डिंग के और एक चीज बताना चाहेंगे सर, ये पूरा अस्पताल कंपाउंड है, चुन चुन के इस बिल्डिंग में आना, और उस पे भी अपना एक सवाल है। चाहते तो अगर अस्पताल को तोड़ना था तो और दूसरा इमरजेंसी वार्ड में जा सकते थे, ये एक वार्ड में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने आया तो आया इसी जगह पे आया जिस बिल्डिंग में घटना घटी है तीसरी मंजिल में, उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में तोड़फोड़ किया गया है। और दूसरा जो चीज है, इतने सारे लोग पुलिस रहने के बावजूद क्राउड इस तादाद में आई कि उन्होंने पुलिस को नाकामयाब किया और अंदर जाके ये तोड़फोड़ किया। क्या वो चाहते थे थर्ड फ्लोर में जाए? इसका जवाब सही तरीके से किसी के पास नहीं है। लेकिन जिस ताकत के साथ ये गेट, हमारे पीछे वाला गेट और बाकी सारे गेटों को तोड़ा गया है, अगर चाहते तो शायद बाकी गेट को भी तोड़ के ऊपर जा सकते थे, लेकिन थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, सेकंड फ्लोर में कुछ नहीं हुआ है। पुलिस ने ये साफ साफ बयान भी जारी किया है और उन्होंने कहा है कि जो थर्ड फ्लोर है उस जगह पे सीसी है, पुलिस पोस्टिंग भी थी और किसी तरीके से भी जो क्राइम सीन है उस जगह पे कुछ तोड़फोड़ या फिर छेड़खानी नहीं हुआ है। ये जो लोग कल बाहर से आए हैं सर, इनका क्या मकसद हो सकता है? बहुत सारे सवाल है। किसका कहानी ये है? कहानी लिखी किसने है? कहानी का सोच किसका है? कॉन्स्पिरेसी किसका है? और इस कहानी से फायदा किसको कैसे मिलेगा? इस जगह पे सवाल घूम रहा है। कोलकाता पुलिस कल पूरी रात इस जगह पे थी, पुलिस कमिश्नर भी आए और पुलिस कमिश्नर कल एक बहुत इमोशनली चार्ज्ड अप स्टेटमेंट दिए। उन्होंने कहा मीडिया जिस तरीके से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भेज रहा है उससे ये हादसा हुआ है, और उनका कहना है कि अगर हम लोग कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम लोग से कोई गलती हो रहा है तो सीबीआई के पास केस है अंडर सेक्शन 200, उनके खिलाफ भी झूठ बोलने के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये डेयर किया कि अगर कोई एविडेंस कोलकाता पुलिस की तरफ से छुपाया गया हो या फिर टैंपर किया गया हो तो वो लोग इसकी सजा भी भुगतने के लिए राजी है। सीबीआई के पास अभी केस है। क्या सीबीआई अभी सुबह को आई है? नहीं, कल सीबीआई आए थे और उस जगह की पुष्टिकरण भी किए, फॉरेंसिक टीम आए और फॉरेंसिक अपील करके आज सुबह और नहीं आया है। लेकिन जितने सारे प्रोटेस्टर्स थे जिनका प्रदर्शनी पिछले 6 दिनों से चल रहा है, वो लोग कल रात की ये घटना के बाद, जब मैं सुबह 5 बजे तक अपना लाइव कर रहा था तो सुबह 5 बजे ये लोग फिर से वापस आ गए। 4 साढ़े 5 बजे के भीतर ये लोग वापस आके नारा बदल गया है। उनका कहना है कि हमारे हिम्मत को चैलेंज मत करो, अगर हिम्मत को चैलेंज करोगे तो हिम्मत और बुलंद होगा। और इस नारे से अभी ये लोग वापस आए, जवाब मांग रहे हैं प्रशासन से, जवाब मांग रहा है ममता बनर्जी की सरकार से, पुलिस से कि घटना कैसे घट गई, डॉक्टर के ऊपर आक्रमण कैसे हो गया। ये सारे बैरिकेड है सर, ये सारे बैरिकेड है जिसको कल रात को गिराया गया था। इसी गेट के नीचे से सारे लोग अंदर आए और ये सारे बैरिकेड को गिरा के अंदर जाके ये पूरा हादसा हुआ है। और अभी जो आप देख रहे हैं पीछे, ये जो ट्रेनी डॉक्टर से ये लोग अभी भी अपने नारे पे अनर है और वो है वी वांट जस्टिस। सवालों का जवाब चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये जो प्रदर्शनी की भाषा थोड़ा बदल गया है, अभी सिर्फ वी वांट जस्टिस तक सीमित नहीं है, अभी सवाल सरकार पे भी उठाया जा रहा है कि कैसे ये सारे घटना घट गई और कैसे उनके ऊपर आक्रमण हुआ है। लेकिन जहां तक सरकार की कहना है, कमल हाँ, अब मेरा एक सवाल है, बहुत आपने विस्तार से दिखाया, बहुत शुक्रिया जितनी डिटेलिंग आपने पूरे उस मौके की अपने आप में सुपर्ब है, एक शानदार रिपोर्टर की तरह आपने दिखाया। एक सवाल है समझने के लिए कि जो ये हमला हुआ या रात में जो इतने आए जिनका मकसद प्रोटेस्टर्स को डराना था या वहां जो भी हुआ तमाशा,
वो उनका इंटेंशन क्या होगा। अब एक यहाँ से बैठ के देखें तो इंटेंशन डॉक्टर्स को या प्रोटेस्टर्स को डराना, और अगर ये इंटेंशन था कि बंद करो ये प्रोटेस्ट, तो उसका बेनिफिशियरी कौन होगा, ये इंटेंशन किसका होगा। अब मोनिदीपा अभी थी हमारे साथ, मोनिदीपा बनर्जी, वो कह रही है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फिर तो टीएमसी के लोग हो सकते हैं, इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो, क्योंकि बीजेपी तो ये क्यों करेगी या लेफ्ट क्यों करेगा कि तुम प्रोटेस्ट ना करो, क्योंकि प्रोटेस्ट तो टीएमसी को अनकंफर्टेबल कर रहा है ना, या ममता के रिजिम को। ये क्या सर देखते हैं आप? सर अभी ऐसा सिचुएशन है, सरकार के ऊपर जो परसेप्शन बैटल है, उस परसेप्शन बैटल पे ममता बनर्जी की सरकार पीछे है। उसका सबसे पहला कारण है इस कॉलेज की जो प्रिंसिपल रह चुके हैं संजय घोष, उनको इस कॉलेज से रेजिग्नेशन के बाद दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर देना, और उससे लोगों पे ये शक का जन्म हुआ है क्यों इनको सपोर्ट किया जा रहा है जब छात्रों के विश्वास उनसे उठ गया है। क्या बिगड़ जाएगा अगर वो 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीना के लिए छुट्टी में हो और अपनी जो इन्वेस्टिगेशन हो सही दिशा से हो। उस कारण के बाद बहुत सारे सवाल आए सर। ये चीज़ तो मैं कहूँगा सर, मैं रिपोर्टर हूँ, ग्राउंड में हूँ, और हर चीज़ का मेरे पास सामने हो रहा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। ये मैं मानूंगा एक डेडिकेटेड एफर्ट भी चला है मिस इन्फॉर्मेशन को पेडल करने के लिए। मिस इन्फॉर्मेशन अपनी जगह पे इतना ताकतवर हो गया है कि सरकार जो परसेप्शन बैटल से उलझ रहा है वो फिर से पीछे गया है। परसेप्शन बैटल में सरकार क्योंकि पीछे है, कोई भी नेगेटिव जो इम्पैक्ट होगा इससे तृणमूल कांग्रेस का नुकसान ही होगा। और आज अगर देखें तो चारों तरफ ये नेगेटिव नैरेटिव ही तो चल रहा है ना कि तृणमूल कांग्रेस देखो सरकार इसको प्रोटेस्ट को तोड़ना चाह रहा है ताकि वो अपना बात रख पाए। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन की जगह पे आ गया है। जो आपका सवाल है, इससे किसका फ़ायदा हो सकता है? अगर किसी का मकसद एविडेंस को टैंपर करना होता तो मैंने आपको दिखाया सर, वो सीधे तीन तल्ला या फिर 4 तल्ला में जाते। जो नीचे के हिस्से की गेट और दरवाजे तोड़ पाए, उनके लिए सिक्योरिटी को और प्रेशर देके गेटों को तोड़ना शायद नामुमकिन सी चीज़ नहीं होती, लेकिन उन्होंने ये किया नहीं। तो क्यों ग्राउंड फ्लोर पे हमला किया और क्यों ऊपर तक नहीं गया? क्या उनका मकसद था कि ये डॉक्टरों को डराया जाए और सुर्खियों में भी आया जाए कि देखो मैं इस इमरजेंसी बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग की 3री मंजिल में क्राइम सीन है, उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में मैंने ये करके चला गया, ये मेरा हिम्मत है। क्या वो चाहते थे कि ये नैरेटिव बाहर के एविडेंस के साथ टैंपर हुआ है? और ये नैरेटिव कल रात से शुरू हुआ है। कोलकाता पुलिस मजबूर होकर बाहर आके उनको जोर आवाज करके उनको कहना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो रहा है सर। जब तक इन लोगों की अरेस्ट ना हो जाए, जब तक इन लोगों की आइडेंटिफिकेशन सामने ना आए, किसी को किसी भी तरीके से क्लीन चिट देना नामुमकिन है। किसको कैसे फायदा मिलेगा? एक सवाल और आप ग्राउंड जीरो पर हैं, लगातार कवरेज कर रहे हैं, आपके ट्वीट्स भी मैं देख रहा हूँ। ट्वीट्स में जो कई तरह की कंस्पिरेसी थ्योरी है उसका आपने काउंटर में किया, उसकी वजह से आप ट्रोल भी हो रहे हैं। लेकिन जैसे कुछ अखबारों में या कई तरह की खबरें छप रही है कि उसमें 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कोई और वजह हो सकती है उस डॉक्टर के मर्डर की वजह, और बहुत सारी चीजें जो मैं शायद रिपीट भी नहीं करना चाहूंगा। यहाँ तक कि सीमेन को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें कही जा रही है जो मैं ये कहना भी अपने आप में ठीक नहीं लगता। लेकिन क्या इस तरह की कुछ पुलिस की जांच तो अब सीबीआई को चली गई, क्या इस दिशा में भी जांच होगी कि एक के अलावा भी कोई हो सकता है? क्या कुछ लूप होल्स रहा जांच में जो ममता बनर्जी पर आरोप लगा, जिस पर कमिश्नर कल पूरी तरह से नाराज थे कि हमने जो किया सही किया? देखिए सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है कि पहला फ़ोन कॉल जो पीड़ित परिवार के पास गया, वो फ़ोन कॉल अस्पताल की तरफ से बताया गया कि आपका बेटी और ना रहा, शायद वो सुसाइड कर लिए। अस्पताल की तरफ से ये जो पहला फ़ोन कॉल गया, उसी से पहला शक का जन्म हुआ कि कैसे, किस हक से, क्यों परिवार को सुसाइड आ गया। क्या उनको सांत्वना देने के लिए या फिर दुख कम लगे? अगर दुख कम देने की नीयत होती तो कहते कि आपके बेटी के साथ कुछ हुआ है, हम लोग उनका देखभाल कर रहे हैं, आप लोग जल्द से जल्द आ जाए। सुसाइड की ये जो शब्द परिवार तक गया है और अस्पताल की तरफ से गया है, अस्पताल की रवैया, पहला सवाल अस्पताल पे शुरू हुआ है। और क्योंकि ये सरकारी अस्पताल है, कहीं ना कहीं ये सारे सवाल इवेंचुअली सरकार की तरफ भी जाती है। दूसरी बात,
पुलिस की जो भूमिका है, क्या पुलिस ने ये चीज सुसाइड की बात कही? सरासर नहीं। पुलिस ने कभी भी नहीं कहा कि ये सुसाइड है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया सर, वो यूडी यानी अननेचुरल डेथ के ऊपर शुरू किया, और ये प्रोसीडियरल है। जो पुलिस का स्टेटमेंट कोर्ट में गया और कोर्ट ने भी इसका सहमति दी। कोर्ट के सामने पुलिस ने क्या किया कि कभी अगर हमारे पास कंप्लेन ना हो और ऐसा एक सिचुएशन बिल्कुल मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मिला हो, पोस्टमार्टम से पहले प्रोसीडियर वाइज हम लोग यूडी में एक केस रजिस्टर करते हैं, यानी अननेचुरल डेथ की। उसके बाद जब पोस्टमार्टम पुष्टिकरण करती है कि कैसे इनकी मौत हुई, तब जाके सेक्शंस अप्रोप्रिएट सेक्शंस को उसके साथ किया जाता है। और पुलिस कह रहा है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कंफर्म किया कि ये रेप है और मर्डर है, तब रेप और मर्डर चार्जेस भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो पुलिस का कहना है कि अननेचुरल डेथ के एफआईआर करना कोई कोई गैर कानूनी चीज नहीं या फिर इलीगल नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना था क्यों पुलिस वाला एफआईआर किया। उससे दूसरा सवाल पुलिस के ऊपर उठाया गया। तीसरा सवाल, ये जो आप कह रहे हैं पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है सर, मेरे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है नहीं सर। मैंने बहुत सारे सूत्रों से इसको मांगने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। कोई अगर कह रहा है कि उनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है तो वो उनकी जिम्मेदारी है। मेरे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है नहीं सर, और मेरे पास सच्ची में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आपकी तरह मुझे भी मालूम चला है कि ये सुर्खियों में है कि उनके रिपोर्ट में शायद ऐसा कुछ है कि 150 ग्राम तक सीमेन मिला है। लेकिन कि अगर मैं बोलना नहीं चाह रहा था कमल, बहुत टॉर्चरस होता है किसी बेटी के बारे में, वो मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए ये सब चीजें चल रही है। मतलब मेरे सामने नेशनल डेली है, दैनिक भास्कर, उसमें छपा हुआ है जो आप बोल रहे हो। अब क्या किया जाए, खबरें आ रही है सर, ये है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज से इससे अगर आप बात नहीं करेंगे तो ये छिपा नहीं रहेगा सर। ये सोशल मीडिया में घूम रहा है। ये सोशल मीडिया में किसने इसको छोड़ा, कितना सच ये है, ये किसी को नहीं मालूम है सर। सबको रिस्पेक्ट करते हुए मैं कह रहा हूँ, मेरे पास ये रिपोर्ट है नहीं, इसकी पुष्टिकरण मैं नहीं कर पाऊंगा। ये जिस की सीमेंट की ये बात किया गया है सर, ये कह रहा है कि एक इंसान की ये काम हो नहीं सकता है। लेकिन अगर डॉक्टर्स की बात करें, एक इंसान तो नहीं, जिस अमाउंट की बात किया गया है, शायद 20 से 25 या 30 लोगों की काम हो सकता है। क्या ऐसा हुआ है? कोलकाता पुलिस का कहना है, और उनका जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक जिस दिशा पे गई है, एग्जीक्यूशन ऑफ द क्राइम सर, एग्जीक्यूशन ऑफ द क्राइम जो संजय रॉय है, संजय रॉय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा संजय रॉय है, संजय रॉय, उन्हीं का किया कराया हुआ है, एक इंसान का है। अबेटमेंट टू द क्राइम में और कोई लोग इन्वॉल्व है, इसका इन्वेस्टिगेशन शायद सीबीआई करके हमें और जानकारी दे सकती है। क्या नया कुछ इन्वेस्टिगेशन में बाहर आएगा, सच्ची में कहना मुश्किल है। लेकिन परिवार का जो कहना है, परिवार का कहना है, और ये बात मैं कहना सर, परिवार से मैंने बात किया, मैंने उनके इंटरव्यू नहीं कर पाया। मैं गया था उनसे मिलने, और उन्होंने हाथ जोड़ के मेरे को कहा कि हम नहीं बात करना चाहते। तो मैंने उनका रिस्पेक्ट किया, और उन्होंने कहा मैंने अपना बेटी खोया है, ना मैं इस दल के साथ जुड़ा हूँ, ना मैं इस पक्ष के साथ हूँ। मेरे को कुछ नहीं चाहिए सिवाय जस्टिस की। जो सच है, सच सामने है। और शायद ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबको समझना पड़ेगा, सबके ऊपर आज के तारीख में सच सामने आना बहुत महत्वपूर्ण है। और उस सच से अगर समाज में कोई सुधार हम लोग ला पाए, तो शायद जितने सारे रिपोर्ट है, दिन में कितने सारे रेप हो रहे हैं, उसमें हम लोग कुछ काम कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आरजी कौर का जो कहानी है, वो रेप और मर्डर से शुरू हुआ है सर पिछले हफ्ते। लेकिन इस हफ्ते में जब हम लोग प्रवेश किए, कहानी उस जगह से शुरू होकर बहुत सारे नया चैप्टर्स उसमें जुड़ गए हैं। और उसमें आज के तारीख में एक चैप्टर ये भी है, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2024 की मध्य रात की बाद जो एक नया कहानी हुई इस जगह पे अटैक, उससे सवाल सरकार के तरफ डॉक्टर भी उठा रहे हैं, पुलिस की तरफ डॉक्टर भी उठा रहे हैं। क्या कोलकाता पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन में लोगों की पुष्टिकरण लाएंगे, वो कौन है, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कमल। और हमारे साथ हैं कमल शाह, जो बहुत ही यंग रिपोर्टर हैं, और उनका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म है द ट्रुथ। और आप अगर एनटीटी नाम है कमल शायद? हाँ जी सर,
जो लोग कोलकाता के कवरेज को देखना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि कमल के प्लेटफॉर्म पर देखें। और कमल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी देर के बाद इस शो की रिकॉर्डिंग के बाद एक बार फिर मैं आपसे बात करूंगा, अलग से कुछ बात करके कुछ और आपसे हम चाहेंगे आपके जरिए हमारे दर्शकों को मिले। और बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने ग्राउंड रिपोर्ट से सारी चीजें दिखाई। बहुत शुक्रिया कमल, बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हैं, टीएमसी के प्रवक्ता कमल, बहुत शुक्रिया। टीएमसी के प्रवक्ता डिस्कनेक्ट हुए क्या? हाँ, नीलू को जोड़ा जाए। नीलू एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, टीएमसी के प्रवक्ता शुभांकर जुड़े हैं। नीलू। शुभांकर, अगर आप सुन सकते हो, और आपने देखा इतनी देर से जिस दर्दनाक एक्सपीरियंस को अभी तमल बता रहे थे इतनी देर से, लेकिन कल रात को जो कि एक बड़ा टर्निंग पॉइंट अब बन रहा है इस पूरे एपिसोड का, ये कौन लोग थे आखिर जो आए थे, और इतना अनकंट्रोल्ड मॉब ये कैसे था जिसको कि पुलिस कंट्रोल ही नहीं कर पाई? ऐसा क्या हो गया? नीलू जी, सबसे पहले तो आपको, अजीत जी को और जो भी पैनलिस्ट इसमें से आए सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं क्या बताऊं, मैं सबसे पहले अपना लोकेशन बताता हूं। मैं कलकत्ता में एजेसी बोस रोड पर हूं, जो तालतोला पुलिस स्टेशन है, जैसा तोमल साहब भी बता रहे थे। तोमल ने बहुत ही अच्छी जानकारी इस पर से दी है। और ये जो आरजी का जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से। तो एक चीज है नीलू जी, जिस बात को हम लोग को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। हम लोग कोई भी ऐसा जब क्राइम होता है ना, तो उसमें देखते हैं कि उससे सबसे ज्यादा उसका बेनिफिशियरी, उस क्राइम का बेनिफिशियरी कौन है। कल रात को एक क्राइम हुआ जो कि ये जो रेप हुआ है, उससे कोई उसका लेना देना नहीं है। इस समय प्रोटेस्ट कलकत्ता में हो रहा है, मैं कलकत्ता में हूं, लेकिन आम जीवन यहाँ पे नॉर्मली चल रहा है। मैंने अपना लोकेशन तक आपको शेयर किया, मैं उसको जीपीएस भी वो दे सकता हूँ। लेकिन एक सवाल जरूर है नीलू जी, मैं उस सवाल को आप लोगों से पूछता हूँ, क्या ये कौन कंफर्म करेगा कि जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो कौन सा स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट और कौन सा वाकई एक प्रोटेस्ट की तरीके से है? हालांकि इस बात का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, स्पॉन्सर्ड हो कुछ हो, प्रोटेस्ट हो रहा है, जायज है, बिल्कुल होना चाहिए, सब मानता हूँ। लेकिन इन सबका बेनिफिशियरी कौन हो रहा है, इस बात को थोड़ा सा सोचना बहुत जरूरी है। और कल की घटना के बाद तो बहुत जरूरी है। कल मैं अजीत जी नहीं, मैं डिसएग्री करता हूँ शुभांकर। पहले तो बेनिफिशियरी कौन होगा, नहीं होगा भाई। जिस सरकार में अगर बलात्कार की घटना होगी, अगर यूपी में घटना होगी तो बीजेपी प्रदर्शन नहीं करेगी। टीएमसी की सरकार में घटना होगी तो टीएमसी प्रदर्शन नहीं करेगी। विपक्ष का या जो विक्टिम है या पीड़ित है वो करेगा। इसको बेनिफिशियरी पर जाने की बजाय पहले तो घटना हुई। दूसरी बात, घटना के बाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, सीबीआई को जांच सौंपा, कुछ सवाल हाईकोर्ट ने उठाए। और उसके बाद अभी जो एक बेसिक सवाल पहला ये था कि रात में कैसे वो सैकड़ों लोग पहुंच गए जिन्होंने प्रोटेस्ट साइट पर हंगामा किया, तोड़फोड़ की, डॉक्टर्स को डराया, हॉस्पिटल के अंदर जाकर तोड़फोड़ किया। पहले तो इसका स्पेसिफिक जवाब दीजिए ना, फिर ये बेनिफिशियरी कौन है और उसके पीछे अजीत जी, मैं आपको बहुत सिंपली इस बात को सामने रख सकता हूं। आप इसको एज अ फैक्ट रखें या आप इसको एज अ मेरा अपना व्यक्तिगत रिएक्शन रखें, इट इज अप टू यू। मेरी बात ये नहीं है, मैं यहाँ पे कहीं पे ये नहीं बचा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे पश्चिम बंगाल को मैं बचाता हुआ नहीं चल रहा हूँ, मुझे इसकी सरकार को बचाता हुआ नहीं चल रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बात रख रहा हूँ। बात यह है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि जो प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो हंगामा किया, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं प्रोटेस्टर्स की बात नहीं कर रहा। दूसरी बात मैं आपको पहले बता दूं, आरजी कार इसके ऊपर जो कल जो वहां पे जो हमला हुआ, ये बार बार कह रहे पुलिस देख रही थी। जी नहीं, इसको फिर से करेक्ट कर लीजिए। अभी एबीपी में चल रहा था प्रोग्राम, उसमें बाकायदा दिखाया जा रहा था, जहां पे साथ ही साथ प्रोटेस्टर्स ये कह रहे पुलिस देख नहीं रही थी, पुलिस खुद बस के अंदर चली गई थी। मैं इस बात पर इसमें कोई शाबाशी तो नहीं दे रहा ना पुलिस को। मैं तो इस बात की निंदा कर रहा हूं कि भाई वो पुलिस भी अंदर जाके वहां पे जाके उनको छुपना पड़ा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में भीड़ अटैक करने पे आई थी। और जो स्लोगन उन्होंने रेस किए, वो स्लोगन एक मिनट शुभांकर, वो भीड़ इसलिए आई थी क्योंकि प्रोटेस्टर्स को डिस्टर्ब करना या डराना चाहती थी। प्रोटेस्टर्स की प्रोटेस्ट साइट को तोड़फोड़ किया। वो भीड़ का मकसद तो प्रोटेस्टर्स को डराना था, ऐसा लग रहा है जो लोग थे वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये फिर ये कहेंगे कि ये इसका बेनिफिशियरी कौन है?
क्या ये भीड़ बीजेपी भेज देगी? क्या ये भीड़ अजीत लेफ्ट जी, पार्टी के लोग भेज देंगे कि अजीत जी, प्रोटेस्ट मत करो? अजीत जी, एक बार पूरी बात को पहले मेरी रख देने कहीं, आप मुझे रख लेने दीजिए, उसके बाद आप 10 बात आप मेरे को पूछेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। जितना मैं जानता हूं मैं उतना जवाब दे पाऊंगा, जितना नहीं जानता मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। राइट? अब तक मेरी बात को सब पहले अच्छे से समझिए। कल जो प्रोटेस्ट हुआ, वहां पे जो अटैक हुआ, उसके साथ प्रोटेस्टर जो कह रहे थे कि ये जघन्य জায়গাটাকে জ্বলে যাওয়া उचित, यानी इस जघन्य जगह को रहने का अधिकार ही नहीं है। ये स्लोगन था उनका। दे वर ब्रिंगिंग इट डाउन कि ये एक जिसको कहते हैं कि एक मतलब इसी जगह पे इस प्रकार का एक घटना घटा है, और ये वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे वो उस रेप का बदला ले रहे हैं। ये उन प्रोटेस्टर्स ने दिखाने की कोशिश की। ये क्या बात है। दूसरी बात, वहां पे अब इसको क्या कहेंगे, क्या विक्टिम ने कराया? जी नहीं। प्रोटेस्टर्स जिसने तोड़फोड़ की, जहां पे वहां पे सरकारी कॉलेज का वह नुकसान कर रहा, वहां के नर्सेस वहां पे थी, वो डरी हुई थी, यहां तक कि वो बाहर आए, जो पुलिस वाले अंदर जाके बाथरूम तक में छुपने को मजबूर हो गए थे, क्योंकि उनको शूट करने का ऑर्डर नहीं मिला था। पॉलिटिकल रीजन था, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर होता, और उनको शूट करने का वो उनको डिसीजन नहीं मिला। तो पुलिस वाले कह रहे माझे हमें भी अपना जान बचाने के लिए अंदर अस्पताल में हमें जगह लेनी पड़ी। नर्सेस बाहर है, उन्होंने प्रोटेस्टर्स ने नर्सेस को कहा कि आप लोग एक तरफ हो जाइए, हमें वो सफेद कपड़े में लोगों को, हम लोग को ये चाहिए। जस्टिफिकेशन पुलिस आपकी ना शुभांकर, ये तो जस्टिफिकेशन आप दे रहे हैं, लेकिन इतनी भारी भीड़ आ रही है, आपका इंटेंशन क्या कर रहा था? आपको ये पता था? सुन लीजिए, पहले पूरा सवाल सुनिए। आपको ये पता था कि इस तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा है 2-3 दिन से, लॉलेसनेस की सिचुएशन हो सकती है, ये भी आपकी सरकार को पता था? आपकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट स्टेट की क्या कर रही थी? आपको पता ही नहीं चला, और 1000 लोगों की भीड़ एक अस्पताल में आकर और इस तरीके से रैम्पेज कर देती पूरे अस्पताल को। तो आज ये सवाल क्या पूछे नहीं जाएंगे ममता बनर्जी की सरकार से कि ऐसा क्यों हो गया, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? ठीक है, वो एक जस्टिफिकेशन है कि पुलिस ने फायर नहीं किया, जाके बाथरूम में छुप गए, लेकिन क्या आपको बरी कर दिया जाएगा इस आरोप से कि आप लोग क्या कर रहे थे? आपको अंदाजा नहीं, मैंने ये कहीं नहीं कहा। मैंने तो शुरू से कहा कि भाई यहाँ पे तो पुलिस की जो यहाँ पे जो जिस तरीके से हैंडल किया गया वो निंदनीय है। मैं तो कह रहा हूँ इस बात को। मैं इस बात को कहां से, मैं इस बात से भाग रहा हूं कि कह रहा हूं कि भाई नहीं, जो पुलिस ने जो किया, मैं तो कह रहा हूं कि उस समय जो जरूरत थी वो करना चाहिए था, विदाउट सीइंग एनी पॉलिटिकल बेनिफिट आउट ऑफ इट। मैं तो इस बात पर मैं बार बार जोर दे रहा हूं, क्योंकि ये अगर नहीं किया जाता, आज ये मैसेज आ चुका होता। और ये प्रश्न पूछना बिल्कुल ठीक है, जो लोकल सरकार होगी उससे बिल्कुल पूछा जाएगा। आप भी पूछ रहे, बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं इस बात से कहां भाग रहा हूं? हम बीजेपी नहीं है साहब, हम ये बात बिल्कुल नहीं कह रहे। जहां पूरी कुलदीप सेंगर ने पूरा उठा के पूरा परिवार को पूरा मार दिया, और जाके उसके ऊपर भी जो लिपापोती चलती रही, ये बात हम नहीं कह रहे। या टेनी जी को जो 6 महीने लग जाते उनको FIR होने में, संजय राय 24 घंटे के अंदर संजय राय पकड़ा गया यहाँ पे, वो यही पुलिस की थी। लेकिन उसके बावजूद अब मैं बता दूं कि जो बार बार कहा जाता है ना कि ये उठा के सीबीआई, शुभेंदु अधिकारी ने जब कोर्ट में जाके इसको अपील किया, उन्होंने ममता बनर्जी का एक डायलॉग को ही इस्तेमाल किया। प्लीज पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इस बात को वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि ममता दीदी तो खुद कह रही है कि हमें कोई हमें कोई ऐतराज नहीं है कि इसको सीबीआई में कर दिया जाए, तो इसलिए आप सीबीआई को दे दीजिए। यहाँ पे एक पॉलिटिक्स जो खेला जाए, नहीं नीलू जी, अब तो मुझे करने दीजिए। यहाँ 2 तरीके परेशानियां हैं, और उसको मुझे बताना यहाँ पे जरूरी है। एक जघन्य कांड घटा है, उससे कोई नहीं भाग रहा। पहली बात तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, इस बात से कोई नहीं इनकार कर रहा कि ऐसा हुआ है। और एक महिला मुख्यमंत्री है यहाँ पे, जो इसको लेके बिल्कुल सेंसिटिव है। ये बिल्कुल, ये यूपी नहीं है, ये बिल्कुल कोई बीजेपी शासित राज्य नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, इसके ऊपर राजनीतिकरण बहुत सारी चीजों का लेके हो रहा है, उसको बनाया जा रहा है, और बहुत इसको एक बात बहुत आराम से समझने की इस समय हम लोग को जरूरत है। मुझे ये महसूस होता है कि शायद ऐसे चैनल कम से कम एक पक्ष तो रखेंगे जो दूसरी जगह नहीं रख पा रहे, शायद इसी वजह से आराम से हम लोग आके आपके चैनल पर आकर बात कर पाते हैं। तो उसको समझना जरूरी है कि जो हुआ है कम से कम उसका बगैर राजनीतिकरण किए क्या यहां भी चल रहा है, या उसके राजनीति सिर्फ उसकी रोटी सेकी जा रही है। कौन सेक रहा है वो भी हमको पता है। अधीर रंजन चौधरी, हम लोग को पता है अधीर रंजन चौधरी आज किस पक्ष में लेके बात करते हैं। वो यहाँ पे निकल के इधर से सामने निकल के, और अधीर रंजन चौधरी जी का अपना राजनीतिक जीवन पूरा खत्म स्तर पर है, लेकिन वो भी एक प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। यहाँ पे बैठे किसके साथ निकाल रहे हमें पता है, कांग्रेस के साथ नहीं है, ये जान के रखिएगा। तो बिल्कुल एक तरफ जो हो रहा है वो एक तरफ की बात है, और दूसरी तरफ जो राजनीति हो रही है उसको उसके साथ मिक्स किया जा रहा है।
अच्छा और चलिए, इसके बहुत फायदे, सवाल मैं आपसे इसी बेनिफिशियरी की बात करता आप हूँ। चूंकि सत्ताधारी दल के हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये शो हमारा लंबा हो गया। एक सवाल मैं गौतम लहरीदा, माफी चाहूंगा, आपको काफी इंतजार करना पड़ा, क्योंकि वहां से ग्राउंड रिपोर्ट एक रिपोर्टर ने बहुत दिखाई, जो हमारे लिए भी जरूरी थी, इसलिए काफी देर इंतजार करना पड़ा। एक सवाल गौतम दा, आप जैसे जो शुभांकर कर रहे हैं, इनको राजनीति दिख रही है, ये कह रहे हैं पुलिस को ज्यादा उस समय पावर होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए थी कि कंट्रोल करती। आप पूरी स्थिति को समझने के बाद आप क्या, आपका ऑब्जर्वेशन है दोनों पहलू पर? एक जो घटना हुई जिसमें पुलिस की भूमिका पर सवाल विपक्ष के दल उठा रहे हैं, डॉक्टर्स उठा रहे हैं, यहां तक कि हाई कोर्ट ने भी उठाया, और दूसरा जो कल रात में हुआ। देखिए, सबसे पहले बात है कि जो राजनीतिक दल राजनीति करेंगे, तृणमूल कांग्रेस कोई धार्मिक संस्था भी नहीं है, वो भी राजनीति करते हैं। जब भी कोई सत्ताधारी दल में ऊपर ये आते हैं, हम बार बार ये मोदी जी से भी सुना है, अमित शाह से भी सुना है, सबसे सुना है कि राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक दल तो राजनीति करेंगे, लेकिन अब राजनीति करने का मौका क्यों दे रहे हैं? दूसरी बात यह है कि जानबूझ के दिया है, इसे नहीं मान रहा हूं। इसमें बेनिफिशियरी की जो थ्योरी जो चल रहा है, कॉन्स्पिरेसी, वो तो पुलिस के हाथ में है, जिसको पकड़ा जाएगा उसका आइडेंटिटी क्लियर हो जाएगा, तो पता ही है। शुभेंदु हो, कांग्रेस हो, वामपंथी हो, ये तो इसको इस्तेमाल तो करेंगे, तो स्वाभाविक है। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आना चाहिए, जो भी घटना हुई उसके लिए पहले माफी मांगना चाहिए, जो भी हुआ, क्योंकि लापरवाही जो है प्रशासन की हुई है। किसी लोकल थाना का हुआ कि जिसका भी हुआ, गृह मंत्री खुद ममता बनर्जी है, वो अनुभवी है। इस चैनल में अजीत जी को पता है कि चुनाव का पहले क्या क्या कहा गया, कि हम लोग सबसे पहले घोषणा की थी कि ममता इज स्वीपिंग, वो हमको पता था। कोई जानबूझ ममता का प्रति ज्यादा प्यार के कारण कहा है इन्हें ग्राउंड रियली, लेकिन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी आजकल इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में हो रहा है। ये हर जगह पे था, दिल्ली में भी देखा, बांग्लादेश में अभी देखा, अभी हम बंगाल में दुर्भाग्य से देख रहे हैं। नहीं चाहते, ये बंगाल नहीं चाहिए। बंगाल में एक प्रशासन हो, जिस प्रशासन कड़े कार्रवाई निष्पक्ष रूप से, इसमें ममता बनर्जी का छवि देश में बढ़ जाएगा। कम से कम बोलना चाहिए, आके कल रात को ही बोलना चाहिए। कल रात में अगर 14 अगस्त को मना रहे थे स्वाधीनता दिवस, 15 अगस्त जो नॉर्मली मनाते हैं 12 बजे के बाद, उस समय उसके सारे चैनल को बता देना चाहिए था कि ये इसको निंदा करते हैं। लेकिन उनका तरफ से बयान नहीं आने से बहुत सारी राजनीति हो रहा है। राजनीति होगा ही, राजनीति आपने जो मौका दे दिया, ये मैं आपको इसलिए सतर्क कर रहा हूँ माननीय तृणमूल कांग्रेस जी, कि सतर्क रहिए। कोई कुछ हो ना हो अलग बात है, लेकिन ये जनता का जो रोष काल आपने देखा, उसका बेनिफिशियरी जो भी हो वो अलग बात है। लेकिन काल रात में स्वतःस्फूर्त जो हुआ है, मैं 40 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, मैं ऐसे कभी कलकत्ता में कभी देखा। इसको सिर्फ ये कह के खारिज नहीं कर सकते, सही करें गौतम दा, ये कह के खारिज नहीं कर सकते कि उसका बेनिफिशियरी कौन है, उसके पीछे कौन है। मैं जनता के एंगर को आपको पहचानना पड़ेगा। मैं यहाँ हूं, मैं, मेरा खून खौल रहा है उस बेटी के साथ जो हुआ। नीलू वहां, कोई देश भर में लोग जो सुन रहे हो परेशान है, गुस्से में, आक्रोशित है। इसको बेनिफिशियरी के टर्म में देखेंगे तो आप गलत करेंगे। गौतम दा, अपनी बात पूरी कीजिए। था, मैं चाहता हूं कि अभी भी समय है, समय चले नहीं गए है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें मुख्यमंत्री को पहले आना पड़ेगा। अभिषेक बनर्जी क्या ट्वीट कर रहे हैं, उसका दूसरा पॉलिटिकल मायने हो सकता है, मुझे पता नहीं है। वो बोल रहे हैं निष्पक्ष होके सबको पकड़िए। निष्पक्ष होके तो पुलिस का काम ही है पकड़ना, उसको तो कोई आदेश या अपील करने का जरूरत ही है नहीं, पुलिस का तो काम ही है। पुलिस क्यों नहीं है, यही तो सवाल है। क्यों ये लोग आए हैं, जिसका भी बेनिफिशियरी जो भी हो, बेनिफिशियरी को भी नुकसान पहुंचाएगा। आपने जो बेनिफिशियरी बोल रहे हैं, इस कारण से कोई पॉलिटिकल बेनिफिशियरी नहीं बनेगा, नुकसान सत्ताधारी पार्टी को ही होगा, ये आप मान के चलिए। बेनिफिशियरी आप सोच रहे हैं कि जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है उसको फायदा हो रहा है, ये गलत है। पॉलिटिकल ओपोनेंट को नुकसान होगा अगर वो इसमें इन्वॉल्व है। ये पुलिस को बताना चाहिए। अभी सीबीआई के हाथ में नया घटना हुआ, अभी तो ये घटना पुलिस ही इंक्वायरी कर सकते हैं और आइडेंटिफाई करना। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस है, कलकत्ता, मैं भी मानता हूँ, मैं उनका भी पुलिस का तारीफ करता हूँ जिस तरह से करते हैं। इसका जल्द से जल्द इसका समाधान कर लीजिए, अपील कीजिए जनता के पास कि हमने अगर कोई गलती हो गया। कल एक बयान सुना था, ममता बनर्जी ने कहा भी है, अगर आपको पैर भी पकड़ना है आप मुश्किल से अस्पताल पहुंच जाइए, मरीजों को इलाज कीजिए, उन्होंने कहा था।
इसे पूरी मिला के वो कह सकता है अनुभवी नेता है। मैं नहीं मानता हूँ कि वो अनुभवी नेता नहीं है, लेकिन इसको आना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए कि वो सचमुच सोच रहे हैं, जनता के बारे में वो चिंतित है, ये बोलना चाहिए। बस बिल्कुल। इसी काम हो, एक हीलिंग टच जिसको कहा जाता है, हीलिंग टच होना चाहिए। शुभांकर, बस 2 सवाल बहुत संक्षेप में जिसका जवाब चाहिए, क्योंकि शो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। जो बात अभी गौतम दा कह रहे थे कि ममता बनर्जी को इतना समय क्यों लग रहा है कि आकर माफी मांगे या परिवार वालों से मिले, जाकर कुछ बोले, कुछ तो बोले। यहाँ पर अगर नहीं, प्रशासन परिवार वालों से नीलू परिवार वालों से ममता मिल चुकी है, उनके घर जा अच्छा, चुकी है। ओके। तो अब बेसिकली आए कि वो ये इस बात को एडमिट करें कि भाई प्रशासन की तरफ से गलती हो गई है। और दूसरी जो मेरे मन में सवाल आ रहा था आपसे पूछने के लिए कि कवर अप तो हॉस्पिटल ने शुरू से ही किया, कवर अप कर रहे थे। फिर जो कॉलेज का जो प्रिंसिपल था उसको रीअपॉइंट किया गया एक दूसरे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में। तो ये सब क्या दिखाता है? ठीक है, राजनीति बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है क्योंकि एक मौका ऐसा मिला, वो तो करेंगी, लेकिन आज क्या उंगलियां इन सब चीजों पर नहीं उठेगी ममता की सरकार के लिए? नीलू जी, पहली बात यह है कि ठीक है, एक अप्रिय घटना घट गई, लेकिन उसके बावजूद एक बात समझना पड़ेगा, आरजी का मेडिकल कॉलेज आज का नहीं है। ये बहुत लंबे स्तर से, ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। और अभी जो प्रिंसिपल हैं, भले ही उनके ऊपर देखिए जैसे पोस्ट पे बैठे हैं उसके ऊपर कई लांछन लगते हैं, उंगलियां उठती हैं, उनके ऊपर उठी होंगी, मैं इसके ऊपर नकारता नहीं। लेकिन साथ ही साथ एक बात यह है कि हर कोई, अब आप खुद समझदार हैं, आप तो देख रहे हैं देश में अगर एक ईडी पद पर भी कोई बैठा हुआ है, वो किसी का करीबी हो सकता है, उसको बार बार रिइंस्टेट किया जा सकता है। तो ये चीजें हैं कि उनके पास शायद वो उनको अभी भी शायद यहाँ से कम एक बार आप उसको सस्पेंड करते, कोई प्यूनिटिव एक्शन लेते, आप उसको तुरंत रीअपॉइंट कर देते। ये चीज जो है गले के नीचे नहीं उतर रही है, कोर्ट को बोलना पड़ा। लेकिन You could have asked him to sit at home. नीलू जी, इस समय क्या है कि देयर हैव बीन टू मेनी ऑफ जो फैक्ट, कौन सा एक्चुअल फैक्ट है किसी को नहीं पता। इतनी सारी चीजें व्हाट्सएप पर निकल के आती है, इतनी सारी चीजें सोशल मीडिया पे निकल आ रही है, कोई किसी ऑफिशियल पर या इसके ऊपर भी डायरेक्टली कोई उंगली नहीं उठी। ये बात कोर्ट भी मान रही है, अभी तक कोई डायरेक्ट उनके ऊपर कोई ऐसा कोई साबित नहीं हुआ है। दूसरी बात, एक बात प्लीज समझिए इस बात को साहब, 150 मिलीग्राम का 150 ग्राम होने में समय नहीं लगा, 150 मिलीग्राम का 150 ग्राम होने में वक्त नहीं लगा। हॉस्पिटल से को गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया 10 बजे सुबह, और वो 3 बजे 4 बजे की घटना है। कोई भी डॉक्टर्स भी अगर देखेंगे जिस हाल में बॉडी थी, उसको देखकर कोई भी प्राइमा फेसी ये समझेगा क्या हो सकता है। लेकिन चलिए, इस पर लंबी बात हो जाएगी शुभांकर। लेकिन अजीत जी नहीं कहा गया, मैं इसी को क्लैरिफाई कर रहा हूं, प्लीज इसको यहाँ पे मेंशन करिए। आज हिंदुस्तान टाइम्स में भी निकला है कि ये बात झूठ है। पुलिस ने ये जो सुसाइड वाली जो बात जो कही गई है, आज प्लीज पेरेंट्स का भी आज का चलाइए। उन्होंने खुद कहा है कि रूलिंग पार्टी के लोग कंटिन्यूअस हमारे संपर्क में बने हुए हैं। और दूसरी बात, हिंदुस्तान टाइम्स में स्पष्ट आप उसमें से अक्षरों में ये मेंशन किया गया है कि ये जो कहा जा रहा है कि पुलिस ने ये फोन करके कहा था कि बेटी ने सुसाइड कर लिया है, ऐसा नहीं है। उनको कहा गया था कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, इमीडिएटली आ जाए, जो कि एक नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है किसी को बताने के लिए, चाहे वो मेडिकल। शुभांकर, चूंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है, हमें इस बातचीत को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन एक बात जो नीलू ने भी कहा, जो हाईकोर्ट ने भी कहा कि प्रिंसिपल को, जिन्होंने खुद काम ने इस्तीफा दे दिया, उनको सेम डे दूसरे किसी कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं बनाया जाना चाहिए था। लगता कि एक पनिश किया गया। लेकिन और बहुत सारे सवाल हैं, उस पर हम आधे घंटे फिर आपसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे शाम को दूसरे शो में, क्योंकि गौतम दा को भी जाना है और ये हमने काफी लंबी बातचीत कर ली। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और नीलू बहुत शुक्रिया। फिर हम लोग इस विषय पर कई पहलू आएंगे और हम लोग इस बातचीत को जारी रखेंगे। नमस्कार।